कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। हाँ प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको हमने कल पढ़ाया, सभी लोग इधर हमारी तरफ ध्यान दें, प्लीज बच्चों ध्यान से सुनिए। आपको कल दिखाया कि अगर कोई बर्तन और कुछ आयतन का हो, उसमें बेटा कोई गैस भर दी जाए तो गैस यदि अणुओं से युक्त होगी, गैस के अणु बर्तन की दीवार से टकराते रहते हैं और टकराने के दौरान वो बर्तन की दीवार पर बल लगाते हैं, और यही बल अगर इकाई क्षेत्रफल पर लगता रहे तो गैस के अणुओं द्वारा बर्तन की दीवार के एकांक क्षेत्रफल पर आरोपित बल दाब कहलाता है। और कल की क्लास में हम लोगों ने दाब का व्यंजक प्राप्त किया था। यहां पर एक बात बताना चाहूंगा बेटा, दाब का व्यंजक हम लोगों ने यद्यपि प्राप्त किया था, इन द कोर्स नहीं है, उसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है। हमने पूरा जो है डेरिवेशन आपको करा दिया था। कठिन लग रहा होगा, लेकिन घर पर 2 बार लगाइए, मेरा दावा है 2 बार अगर आप डेरिवेशन अपने आप करिए बिना देखे तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। 2 बार में याद हो जाएगा, एकदम कंप्लीट याद हो जाएगा 2 बार में। सच में बोलो, हाथ से 2 बार में याद हो जाएगा। तो अब पूरा का पूरा जो है अगर 2 बार रिपीट करोगे तो याद हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर मेन चीज मैं बताना चाहता हूँ कि क्यों इसको पढ़ाया, क्योंकि बेटा आदर्श गैस के दाब का व्यंजक का सूत्र लिखना आता ही आता है। केपी कॉलेज में अगर पेपर आएगा बनेगा सेकंड पेपर, मतलब अब की बार एनुअल वाला, तो ये क्वेश्चन जरूर रहेगा, आदर्श गैस के दाब का व्यंजक का सूत्र क्या है। और जो है चाहे साकेत हो चाहे मॉडर्न साइंस हो, शुक्ला सर को भी क्वेश्चन या चैप्टर बहुत पसंद है, तो ये भी वो भी पूछेंगे कि आदर्श गैस के दाब का व्यंजक क्या है। इसके आधार पर 5 डेरिवेशन होते हैं, 5-6, तो उनमें से कोई एक पूछ लेता है। तो मैं आपके सामने 5 डेरिवेशन रिसर्च रिवाइज करने जा रहा हूँ। ये चैप्टर फिनिश हो जाए, उष्मा इंजन एक दिन पढ़ा दूँ, एक ही पीरियड में पढ़ा दूंगा उष्मा इंजन, तो हम लोग बराबर हो जाएंगे, तरंग गति चलने लगेगा। थोड़ा पीछे हो गए, तरंग गति जल्दी चल रहा है। हाँ यहाँ ध्यान दो, 1-2 दिन में खत्म कर लो इसको, तरंग गति शुरू कर दें, ठीक, जिससे फरवरी में हमारा खत्म हो जाए। यहाँ ध्यान दीजिए, आदर्श गैस, दिखा बच्चों? नहीं दिखा, नहीं किसी को। आदर्श गैस के दाब के व्यंजक के आधार पर, अब यहां पर बेटा हिमांशु गुप्ता 5 डेरिवेशन है। आदर्श गैस के दाब के व्यंजक के आधार पे बायल का नियम सिद्ध करो, आदर्श गैस के दाब के व्यंजक के आधार पर वर्गमाध्य मूल वेग का मान निकालो, आदर्श गैस दाब के व्यंजक के आधार पे चार्ल्स का नियम सिद्ध करो। भाई पीछे सिद्ध कराए थे 2-3 दिन पहले, तो आपको सिद्ध कराते समय भी समझा दिए थे, लेकिन आज फिर से समझा दे, क्लियर कर दे रहे हैं। तो अब आप समझ रहे हैं कि हम 5 डेरिवेशन कराने जा रहे हैं, उन्हें से बेटा ध्यान देना। आदर्श गैस के दाब के व्यंजक के आधार पर 5 डेरिवेशन होंगे, ठीक। तो सब में कुछ चीजें कॉमन है जो लिखी जाएगी, उतना पहले लिख दें तो फिर आगे बढ़े। सब में मान ले रहे हैं, माना n अणुओं युक्त, कई अणुओं से, n अणुओं वाले एक आदर्श गैस, कौन सी गैस बेटा? आदर्श गैस V आयतन वाले बर्तन में भरी है। V आयतन वाले बर्तन में क्या है? भरी है। शिवांशु बेटा यहां तक समझ में आया? यस। कोई आदर्श गैस है रोहनडाल, और वो V आयतन वाले किसमें भरी है? बर्तन में। और गैस के प्रत्येक माने एक, प्रत्येक अणु का द्रव्यमान कितना है उन्हें सर? स्मॉल है बेटा, ऐसे बोलो, स्मॉल है। अणुओं का वर्ग माध्य मूल वेग, इसकी भी जरूरत है। अणुओं का वर्ग माध्य वेग
अगर कल वाला डेरिवेशन एक बार दोहराओ जो है तो याद हो जाएगा। बार बी स्क्वायर, कोई डाउट? तो हमने डेरिवेशन कराया था आदर्श गैस के दाब का व्यंजक, तो दाब का सूत्र तुरंत आ जाएगा। इसलिए अब ये सूत्रवा तो याद रहेगा जो है शिवांशु, आदर्श गैस का दाब। देवेश समझ नहीं पा रहे तुम? P बराबर क्या सूत्र आया था याद करो, 1/3 mn/v बार बी स्क्वायर। इतना याद रहेगा कि नहीं? अगर कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि आदर्श गैस के दाब का व्यंजक लिखो, तो आप इतना लिख दोगे। कितना? मान लेंगे n अणुओं वाली एक आदर्श गैस V आयतन वाले बर्तन में भरी है, जिसके प्रत्येक अणु का द्रव्यमान m है, प्रत्येक अणु का वर्गमात्र मूल वेग बार बी स्क्वायर है, और आदर्श गैस के दाब का सूत्र P बराबर 1/3 mn/v बार बी स्क्वायर। इतना लिख दोगे कि नहीं? 5 नंबर इतने मिल जाए। 5 नंबर क्या होता है एग्जाम में, चूंकि 70 नंबर का पेपर रहता है ना सालाना वाला, तो 5 नंबर इतने पा जाओगे। अब 5 नंबर के लिए और आगे बढ़ रहे हैं कि कभी कभी कहता है इसके आधार पे बायल का नियम बताओ, इसके आधार पे दाब का नियम बताओ, ऐसे कछु पूछता है। तो पहले हम थोड़ा सा और आगे लड़ जाता हूं। यहां m इंटू n का मतलब, m माने एक अणु का द्रव्यमान, नहीं माने हो सब लोग, और कैपिटल N माने अणुओं की संख्या। तो माने सभी अणुओं का द्रव्यमान आ गया कि नहीं? और सभी अणुओं का द्रव्यमान मतलब क्या होता है? अणुभार, अणुभार m। तो ये सूत्र आ गया P बराबर 1/3 m/v बार बी स्क्वायर। कोई डाउट बेटा? और अब इसके बाद डेरिवेशन चलेंगे। जैसे पहले हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं वर्गमाध्य मूल वेग, किसके आधार पे? आदर्श गैस के दाब के, आदर्श गैस के दाब के व्यंजकों के आधार पे वर्गमान मूल वेगवा का मान बताओ। तो इतना तो आप समझ गए हो, इतना आप हर डेरिवेशन में कॉमन है, लिखना रहेगा। आगे बढ़े, चलिए देखिए जरा। P बराबर 1/3 m/v बार बी स्क्वायर से, नहीं मालूम सर, पीछे गुणा 3pb/m बार बी स्क्वायर। ये कैसे हो गया? अरे मुझे भाई पीछे गुणा कह दिया, क्योंकि pb बराबर rp, n अणु है, n अणु माने अवगाद्रो नंबर माने 1 मोल है, तो हम म्यू 1 लिख देना ही ना, समझा? कई अणु है यही, कैपिटल N है ना, देखा कहां बा? अरे मुझे भैया अवगाद्रो और संख्या है माने 1 मोल है, ठीक है? तो यहाँ Pb बराबर 1 rp, तो ये क्या हो गया? बार बी स्क्वायर बराबर 3rp बताया। तो बार बी बराबर, कोई डाउट? यहां पर ध्यान दीजिएगा जरा, बार बी बराबर √3RT/m। तो ये आदर्श गैस के दाब के सूत्र के आधार पर वर्गमाध्य मूल वेग का सूत्र आ गया। कोई डाउट? वर्गमाध्य मूल वेग का सूत्र आ गया कि नहीं? उन्हें सब दो, हाँ आ गया। इसमें बेटा 2 हमने और डेरिवेशन किया था इसी पे, पहला खंड, ठीक है? अगर गैस एक ही हो, तो जब एक ही गैस होगी, ठीक है, तो उसका अणुभार फिक्स होगा। एक ही गैस है तो शिवांशु ने देखा ना, √3r और m नियत हो कि ना? अब मान लेते ही के, कोनो दिक्कत? तो अभी बार बी बराबर 3r और m हटा के ली थी k√3, कोनो दिक्कत? और ये हो गया बार बी प्रोपोर्शनल √3, एनी डाउट? तो इस तरह से सत्यम कुरैशी, यहां ध्यान दो, एक फार्मूला आ गया कि गैसों के वर्गमाध्य मूल वेग का मान परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होता है। नहीं आ गया?
वर्गमाध्य मूल वेग का मान परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती, बार भी प्रोपोर्शनल रूट T। अब अगर T1 ताप पर किसी गैस का वर्गमाध्य मूल वेग बार V1 हो और T2 ताप पर वर्गमाध्य मूल वेग क्या हो, बार V2, तो बार V1 बटे बार V2 माने इससे जो है फार्मूला आ जाता है बार V1 बटे बार V2 बराबर अंडर रूट T1 अपान T2। कोई डाउट? सवाल लगाने में काम देगा क्या ये? सवाल लगाने में काम देगा। अच्छा ठीक, यहीं पर ध्यान से देखो जरा, अवखंड भी एक ही गैस लिए थे, अब गैस कई ले लेकिन ताप स्थिर कर दे। स्थिर ताप पर, यहां ध्यान दो जरा, ताप पर गैसों है तो माने कई गैस हो गई, उन्हें सुना 3 कांस्टेंट, R कांस्टेंट, T स्थिर ताप गए। अब की बात क्या कांस्टेंट हो गया 3RT बराबर नियतांक, तो इसलिए बार B बराबर जो हम लाए हैं अंडर रूट 3RT बटायम एम हो जाए बार B बराबर ऊपर वाले के बटा अंडर रूट M। नहीं मानोगे? माने वर्गमाध्य मूल वेग प्रोपोर्शनल 1 अपान रूट M, माने हम यहाँ पर लतराली मार सकते हैं क्या कि गैस के अणुओं का वर्गमाध्य मूल वेग उसके अणुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। यदि M1 और M1 और M2 अणुभार वाली दो गैसों का वर्गमाध्य मूल वेग बार V1 और बार V2 हो तो बार V1 बराबर K बटा अंडर रूट M1, बार V2 बराबर K बटा अंडर रूट M2, दोनों भाग देंगे K कट जाएगा, तो बार V1 बटे बार V2 बराबर अंडर रूट M2 बटे M1। फार्मूला आ जाएगा कि नहीं? तो ये बच्चों एक डेरिवेशन करा दिए आदर्श गैस के दाब के सूत्र के आधार पर, वर्गमाध्य मूल वेग का मान करा दिए और जो है वर्गमाध्य मूल वेग ताप में संबंध है, वर्गमाध्य मूल वेग अणुभार में संबंध। समझ आया कि नहीं? अब जो है बायल का नियम का डेरिवेशन कराएं और चार्ल्स के नियम का डेरिवेशन कराएं इसी आधार पे। तो भाई सुंदरम इतना समझ में आया बेटा? चलो आगे देखते हैं। खंड 2, अगर उन्हें बायल का नियम लाना चाहिए, कौन सा नियम बेटा? क्या गौर फरमाइएगा, बायल का नियम लाना चाहते हैं, क्या सूत्र आया है? P बराबर 1/3 M बटा B बार B², यहां तक आ गया है ना? कोई डाउट? V यहां P यहां, V बराबर 1/3 M अपान P बार B²। नहीं मानोगे? मानेंगे। स्थिर ताप पर ध्यान देना मेरा, ये निकाले बार B हम लोग जानते हैं प्रोपोर्शनल अंडर रूट T, तो बार B² प्रोपोर्शनल T, इसको नहीं मानोगे? तो बार B² बराबर, इसको मान लोगे? कर दो। इसलिए V बराबर 1/3 M बटा P KT, V बराबर 1/3 M KT इंटू 1 अपान P। कौन डाउट? मैंने बोल दे जा, बिल्कुल बिल्कुल लड़ाता ही हम। यहां तक समझ में आया कि नहीं? तो ये आ गया V बराबर 1/3 M KT बाहर 1/P, 1/3 M KT, ये पूरा नियता है कि नहीं? अणुभार गैस के निश्चित हो तो के नियतांक का ताप स्थिर करे, ताप स्थिर करे। यस सर। नियतांक मान लें के डैश है, तो V बराबर के डैश अपान P, माने V प्रोपोर्शनल 1 अपान P। V प्रोपोर्शनल का आ गया? चलो इसको लैंग्वेज में बोलो, लैंग्वेज में कैसे लैंग्वेज बोलोगे?
स्थिर ताप पर गैसों के निश्चित द्रव्यमान का आयतन आरोपित दाब के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। और यही तो बायल का नियम है। तो आदर्श गैस के दाब के सूत्र के आधार पर बायल का नियम का डेरिवेशन हो गया कि नहीं? काय तो हो गया। तो स्थिर ताप पर गैसों के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उस पर आरोपित दाब के व्युत्क्रम अनुपाती होता है। यही फार्मूला था। तो आ गया कि नहीं बेटा? पकड़ लिए आप लोग इसको? अच्छा ठीक है। तीसरा ये 2 बार हो जा रहा है हमेशा। चार्ल्स नियम। कौन सा नियम बेटा? फिर से यहीं से फिर से है। चलो P बराबर 1/3 m/b। हाँ तो बेटा यहाँ B बराबर 1/3 m/t। मजा आया? आगे बढ़े? कोई डाउट? अब बेटा यहां पर ध्यान से देखिए जरा। v² अभी अभी आया था, kT अभी अभी आया था भाई। तो v बराबर 1/3 m/p kT। तो यहाँ 1/3 m k/p। कोनो दिक्कत? खबर कोनो दिक्कत? अब अगर हम दाब स्थिर कहते हैं, अरे मौजूद स्थिर दाब पर 1/3 निश्चिताय एम निश्चिताय के नियतांक का पी और नियतांक का है। तो सब नियत हो गया और मान लेते ही क्या हो गया? मजा होती है बराबर। तो यहाँ v बराबर k'(t). तो v प्रोपोर्शनल। चलो बोलो कैसे बोलेंगे? स्थिर दाब पर गैसों के निश्चित द्रव्यमान का आयतन उसके परताप के समानुपाती होता है। यही चार्ल्स का नियम है। ओके डन? कई डेरिवेशन करा दें? 3 करा दें। बायल के नियम ला दिन, चार्ल्स के नियम ला दिन और वो वाला ला दिन। अब बच्चों माध्य गति जुड़ जाएगा। क्या है? हाँ यार ध्यान दीजिए जरा। चौथा, क्यों चौथा? माध्य गतिज ऊर्जा। हे बच्चों गतिज ऊर्जा का व्यंजक बताने जा रहे हैं। कोई बोल तो नहीं रहा है? चलो यहाँ ध्यान दो। P बराबर 1/3 m/b बार v²। सभी लोग ध्यान देते रहो यार, बेइज्जती कर देते हो। इधर Pb बराबर 3Pb बराबर, देखो इधर ले आए m बार b²। उन्हें मेरी बड़ी हार्दिक इच्छा है 2 से भाग दे दे दोनों तरफ। 3/2 Pb 1/2 m बार b²। अब यहाँ 1/2 m बार v² माने गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा। सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा है ये, कुल गतिज ऊर्जा, ये सभी अणुओं की गतिज ऊर्जा है। हाफ m² बराबर 3/2 Pb। E के बराबर 3/2 Pb। E के बराबर 3/2 Pb बराबर केवल RT। तो ये 3/2 RT आ गया। इसलिए माध्य गतिज ऊर्जा क्या चीज निकालना? माध्य गतिज ऊर्जा मतलब उन्हें साथ अणुओं की जो ऊर्जाएं हो अलग अलग जोड़ के जय अणु है चला। माध्य गतिज ऊर्जा E बराबर 3/2 RT/m। चूंकि R/m बराबर बोल्ट्जमैन नियतांक के बताए थे। बोल्ट्जमैन व हेरेरान के हेरेरान बोल्ट्जमैन नियतांक। तो क्या आ गया बच्चों? ये E बराबर 3/2 kT। तो माध्य गतिज ऊर्जा का ये
संपूर्ण गतिज ऊर्जा 3/2 RT, माध्य गतिज ऊर्जा 3/2 kT। और अगर T1 T2 ताप पर ऊर्जाएं E1 E2 हो तो ये T1/T2 सूत्र आ जाएगा। समझ आया? ध्यान से सुनिए, 2-3 शब्दावली सुन लीजिए, परिभाषा के दृष्टिकोण से है और आपको जो है लिखा दें। ये हालांकि उष्मागतिकी के चैप्टर की टॉपिक हैं जो अभी बताने जा रहे हैं। पहले उष्मागतिकी में होता था, लेकिन अब उष्मागतिकी से हटा के इस लेसन दे दिया गया है। तो छोटे छोटे टॉपिक हैं, 4-5 टॉपिक है, बता दें, लेसन समाप्त हो जाएगा, न्यूमेरिकल फिर इसका चलेगा, ठीक है ना। और यही चैप्टर खत्म करा दिए, तरंग शुरू कर दें। तरंग जब शुरू हो जाए तो 2-3 चैप्टर के बाद, 2-3 चैप्टर जल्दी खत्म होंगे, 1-2 चैप्टर समय ले, बस प्रयास यही में फरवरी में खत्म हो जाए। एक्स्ट्रा क्लास वास ले लिए। सबसे तेज कोर्स भी मेरा है, ये भी जान लो, पूरे जिले में कम नहीं पढ़ा रहे हैं, तेज पढ़ा रहे हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए जरा, रोहन डाल, ध्यान से सुनिए। स्वतंत्र कोटि एक शब्द है, 2-3 छोटे छोटे शब्द है बेटा, उन्हें समझा रहा हूँ। स्वतंत्र कोटि अंग्रेजी होती है ऑर्डर ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम, स्वतंत्रता की कोटि, मतलब आजादी कितना तरस बात, यह सही सही मतलब। तो देखो यहां हम लोग गैस उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो किसी गैस के अणु स्वतंत्र रूप से जितनी दिशाओं में गति कर सकते हैं वही संख्या स्वतंत्र कोटि कहलाती है। एक बार फिर बताएं, गैस के अणु स्वतंत्र रूप से, मुक्त रूप से जितनी दिशाओं में गति कर सकते हैं, दिशाओं की संख्या ही स्वतंत्र कोटि कहलाती है। स्मॉल एफ से व्यक्त किया जाता है, अंग्रेजी है ऑर्डर ऑफ फ्रीडम। और आपको याद रखना है कंपटीशन के दृष्टिकोण से पूछ लेता है। जैसे अपने आप समझो कि अगर कोई मैदान है, तो मैदान में अगर कोई खिलाड़ी चल रहा है, कहा जाए कि किसी मैदान में गतिमान खिलाड़ी की स्वतंत्र कोटि बताओ, तो 2, या तो लंबाई के अनुदिश चलेगा या तो चौड़ाई के अनुदिश। माने वहां जो है एक्स और वाई 2 ही निर्देशांक तल बनेंगे, लंबाई के अनुदिश चलेगा या तो चौड़ाई के अनुदिश, ठीक। तो इसलिए वहां पर स्वतंत्र कोटि क्या होगी? 2। पूछता है मच्छर की स्वतंत्र कोटि बताओ, तो मच्छर, पक्षी, ये सब जो है आसमान में विचरण करते हैं, तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष, त्रिविमीय तल में गति होती है इनकी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों दिशाओं में गति होती है। तो इनकी स्वतंत्र कोटि क्या होती है? 3। अब याद हो जाएगा। जैसे बेटा अगर कोई खंभा गाड़ दे और उस पर कह दे कि गतिमान बंदर, कोई खंभे पर बंदर चल रहा हो, कि स्वतंत्र कोटि बताओ, तो उसकी स्वतंत्र कोटि 1 होगी, या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे आएगा, बस रहेगा एक ही डायरेक्शन में, वाई एक्स के अनुदिश, है ना। तो उसकी स्वतंत्र कोटि क्या होगी? अब याद हो जाएगा। लेकिन यहाँ याद क्या करना, हमारे उष्मागतिक निकाय पर याद करो। कौन किस पर? उष्मागतिक निकाय मतलब अब बताए हैं कि सिलेंडर में बंद गैस जिसे ताप दाब आयतन के पदों में बता सको, उष्मागतिक निकाय होती है। फिर आपको हमने किसी दिन समझाया था कि उष्मागतिक निकाय 3 प्रकार के हो सकते हैं, नहीं याद है? एक परमाणु उष्मागतिक निकाय, मतलब कि ऐसे उष्मागतिक निकाय जिनके एक अणु में एक ही परमाणु हो, हीलियम, नियान, आर्गन, ऐसी गैसें। 2 परमाणु उष्मागतिक निकाय जिनके अणुओं में 2-2 परमाणु हो, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। और बहुप्रमुख उष्मागतिक निकाय एक अणु में कई सारे परमाणु, जैसे अमोनिया, है ना। तो इस तरह से हमने जो है आपको उष्मागतिक निकाय 3 प्रकार के बताए थे। तो तीनों उष्मागतिक निकाय का आज मैं बता रहा हूं स्वतंत्र कोटि, याद कर लीजिएगा। क्या बता रहा हूं? एक परमाणु उष्मागतिक निकाय 3 दिशाओं में भ्रमण कर सकते हैं, इनकी स्वतंत्र कोटि 3 होती है। कितना होती है बेटा? एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड अक्ष की दिशा में स्थानांतरित गति 3 होती है, इनकी स्वतंत्र कोटि 3 हो गई। और अभी लिखाऊंगा, घबराओ नहीं। 2 परमाणु उष्मागतिक निकाय की स्वतंत्र कोटि 5 होती है, 3 स्थानांतरित, 2 घूर्णनगत करते हैं, तो ये 5 दिशाओं में गतिमान होते हैं, इसलिए इनकी स्वतंत्र कोटि क्या होती है? 5। और बहुपरमाणु उष्मागतिक निकाय की स्वतंत्र कोटि 6। तो अब याद करना है, याद कर लीजिए। जैसे कह दे कि हाइड्रोजन के जो है स्वतंत्र कोटि बताओ, तो हाइड्रोजन कौन सी गैस है बेटा?
तो इसलिए इसकी स्वतंत्र कोटि क्या होगी, इधर क्लियर। तो पक्का पक्का याद रहेगा कि नहीं। तो स्वतंत्र कोटि एक परमाणु ऊष्मागतिक निकाय में केवल 3 स्थानांतरी गति होती है, 3 होती है। 2 परमाणु ऊष्मागतिक निकाय में 3 स्थानांतरी और 2 घूर्णन गतियां होती हैं, तो उनकी स्वतंत्र कोटि 5 होती है। और बहु परमाणु में 3 स्थानांतरी 3 घूर्णन गति, माने उनकी स्वतंत्र कोटि 6। याद हो गया। अब दूसरा एक नियम बताने जा रहे हैं, ऊर्जा समविभाजन। क्या बताने जा रहे हैं, ऊर्जा समविभाजन। याद कर लीजिए, लिखा दे रहे हैं तुरंत। ऊर्जा समविभाजन नियम क्या है। ऊर्जा समविभाजन नियम का उपयोग हमने कल डेरिवेशन करते समय किया था। क्या है, ध्यान सुनिए। इस नियम के अनुसार किसी भी दिशा में गतिमान किसी भी ऊष्मागतिक निकाय का अणु समान ऊर्जा मुक्त करता है। नहीं समझे, मतलब ये हुआ कि अगर गैस के अणु है, इधर जा कहीं, तो अगर इधर जाए बिना हमारे पास 4 जूल ऊर्जा चाहिए या 4 जूल ऊर्जा हम मुक्त करी थी, तो अगर हम इधर जा तब हम 4 जूल ऊर्जा मुक्त करब, और इधर जा तब हम 4 जूल ऊर्जा मुक्त करब। मतलब ऊष्मागतिक निकाय के अणु स्वतंत्र रूप से गति करने के दौरान समस्त दिशाओं में समान रूप से ऊर्जा मुक्त करते हैं, या इन्हें समान ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर किसी ऊष्मागतिक निकाय की स्वतंत्र कोटि 3 है, इसका मतलब वो कितनी दिशाओं में गति करेगा, 3, और हर दिशा में क्या करेगा, बराबर ऊर्जा मुक्त करेगा। और इसका मान निकाला गया है ½ kT, माने कोई भी ऊष्मागतिक निकाय गति के दौरान किसी भी दिशा में गति के दौरान समान ऊर्जा मुक्त करता है। और कितनी ऊर्जा मुक्त करता है बेटा, ½ kT। जिससे पूछेगा वही बताएगा। माने ये कैलकुलेशन बोल्ट्जमैन ने किया है कि कोई भी ऊष्मागतिक निकाय स्वतंत्र रूप से जितनी भी दिशाओं में गति कर सकता है, हर दिशा में गति के दौरान वो बराबर ऊर्जा मुक्त करता है। अगर कोई ऊष्मागतिक निकाय 3 दिशा में गति करता है, तो हर दिशा में कितनी ऊर्जा मुक्त करता है, ½ kT। अब उसकी कुल ऊर्जा कितनी हो गई, ½ kT × 3। क्यों, एक दिशा में गया ½ kT ऊर्जा खर्च किया, दूसरी दिशा में भी ½ kT, तीसरी दिशा में भी ½ kT, तो कुल ऊर्जा कितनी हो गई, 3 × ½ kT। नहीं, अब अगर उस ऊष्मागतिक निकाय की स्वतंत्र कोटि F होती, स्वतंत्र कोटि क्या होती, F, तो उसके द्वारा कितनी ऊर्जा मुक्त होती, ½ kT। क्यों ½ kT होती, क्योंकि वो F दिशा में चल सकता है, और हर दिशा में कितनी ऊर्जा व्यक्त करता है, तो F दिशा में कितनी ऊर्जा व्यक्त होगी, ठीक है। तो अब ये दोनों चीजें जान गए। स्वतंत्र कोटि क्या बताया बेटा, कि कोई भी ऊष्मागतिक निकाय का अणु स्वतंत्र रूप से जितनी दिशाओं में विचरण कर सकता है, गति कर सकता है, वही संख्या उसकी स्वतंत्र कोटि कहलाती है, F से लिखी जाती है। एक परमाणु ऊष्मागतिक निकाय की स्वतंत्र कोटि 3, 2 परमाणु ऊष्मागतिक निकाय की, और बहु परमाणु के। और फिर उसके बाद पढ़ाया बेटा कि कोई भी ऊष्मागतिक निकाय के अणु गति के दौरान समस्त दिशाओं में समान ऊर्जा मुक्त करते हैं। और कितनी ऊर्जा मुक्त करते हैं, इसे ऊर्जा समविभाजन नियम या ऊर्जा त्रिभाजन नियम कहा जाता है, ऐसे ही नाम है इसका। और अगर कोई अणु स्वतंत्र रूप से उसकी स्वतंत्र कोटि F हो, तो F दिशा में चक्कर करेगा, और अगर एक दिशा में चक्कर के दौरान ½ kT ऊर्जा मुक्त कर रहा है, तो F दिशा में चक्कर के दौरान कितनी ऊर्जा मुक्त करेगा, ½ kT। कितना ऊर्जा मुक्त करेगा, कई अणु की ऊर्जा है ये, एक अणु की, एक अणु ना, हमने बोला कि एक अणु। और अगर गैस में n अणु हो, कई अणु हो बेटा गैस में, तो कुल मुक्त ऊर्जा क्या हो जाएगी, ½ kT × n। ये एक अणु की ऊर्जा थी, और ये हमारे गैस के अणुओं की संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा हो गई कि नहीं। आपको हमने कहीं बताया था K = R/N, क्या बताया, याद आया कि नहीं, तो R/N, तो N से N कट गया कि नहीं, तो ½ FRT ये आंतरिक ऊर्जा का सूत्र है। किसी ऊष्मागतिक निकाय की संपूर्ण आंतरिक ऊर्जा ½ FRT होती है। समझ में आया बेटा कि नहीं, एक बार फिर से बता दे, ध्यान सुनो, कि कोई भी ऊष्मागतिक निकाय स्वतंत्र रूप से गति के दौरान समस्त दिशाओं में समान ऊर्जा मुक्त करते हुए गति करता है, और इस ऊर्जा का मान ½
kT होता है। ये ऊर्जा संविभाजन नियम है। यदि उष्मागतिक निकाय की स्वतंत्र कोटि F हो तो इसका मतलब वो अणु गति F दिशा में कर सकता है और गति के दौरान हर दिशा में हाफ kT ऊर्जा मुक्त करता है, तो उसके द्वारा मुक्त कुल ऊर्जा हाफ F kT हुई। और अगर उस गैस में N अणु हो तो एक अणु द्वारा मुक्त ऊर्जा हाफ F kT है, तो N अणु द्वारा मुक्त ऊर्जा हाफ F kT गुणे N होगी। K बराबर R/N होता है, N से N कट गया, तो ये जो है समस्त मुक्त ऊर्जा हाफ FRT, और जो सारे अणुओं की ऊर्जा है वही उसकी यांत्रिक ऊर्जा है। तो अणुओं की यांत्रिक ऊर्जा का व्यंजक हाफ FRT होता है। इसे बेटा आप सभी लोग क्या करोगे, जानते रहोगे। हम लोग यहाँ अभी एक सूत्र पढ़ेंगे, मेयर का सूत्र। तो मेयर का सूत्र किसे पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि हमने आपको पढ़ाया कि विशिष्ट ऊष्माएं दो प्रकार की, स्थिर दाब वाली विशिष्ट ऊष्मा CV और स्थिर आयतन वाली विशिष्ट ऊष्मा CV। तो बेटा उन दोनों में संबंध, उनका मान F के पदों में निकालेंगे तो ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा और ऊष्मा से हम नमस्ते कर लेंगे। तरंग